हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। मौज मस्ती चल रही है कि नहीं चल रही है, बताओ पहले। चल रही है ना? हाँ, बस मस्त मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए। तो आज जो मैं लेक्चर आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम है, यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फ्रिक्शन। सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की है कि चैप्टर बड़ा छोटा सा है यार, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप ही अपने वास्ते, अब मैं अपने वास्ते, बहुत आसान है चैप्टर पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। अरे यार, उससे पहले एक सवाल है मेरा, ठीक है। सवाल का आंसर देके जाओ मुझे थोड़ा सा, कि एक बात बताओ, कि गाड़ी जो चलती है तो ये रुकती कैसे है? नहीं, ब्रेक मार के रुकती है वो समझ में आ रहा है, लेकिन ब्रेक मार के रुकती क्यों है? साइंस क्या है इसके पीछे, ये बताओ। एक बात बताओ, जैसे हम चलते हैं नॉर्मली, ठीक है, तब तुम गिरते नहीं है, लेकिन अगर किसी केले के छिलके पे आ जाए पैर, तो हम गिर जाते हैं वहां। ऐसा क्यों होता है भाई? या कोई बॉल है बहुत दूर से आ रही है और अपने आप रुक रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहा उस पर कोई, ठीक है। देखो, अगर कोई किसी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी आ रही है तो रुक रही है, समझ में आ रहा है भाई कैसे रुक रही है, कोई गाड़ी आ गई, ठीक है। अगर कोई बॉल को कैच कर रहा है, ठीक है, या कोई बॉल के सामने दीवार आ गई तो रुक रही है, समझ में आता है कि भाई यहाँ दीवार आ गई है। लेकिन अगर ये चीज अपने आप रुक रही है तो इसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है एक ही, फ्रिक्शन, ठीक है। ये साइंस है फ्रिक्शन की। अब फ्रिक्शन होता क्या है, वो कैसे पता लगाएंगे उसके बीच, उसके लिए मैंने एक डेफिनेशन निकाली, बड़ी जोरदार सी, बहुत आसान सी, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये रही, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट, इट एक्ट ऑन बोथ द सर्फेसेस। क्या समझ में आया? कि पहली बात तो ये दो सरफेस पे लगती है, ठीक है। और दो सरफेस पे कब लगती है? जब वो कांटेक्ट में आते हैं। और जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में एक मोशन बनता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। और इसको जो अपोज करता है, जो फोर्स अपोज करती है या जो चीज अपोज करती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। मतलब कि अगर कोई दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं और कांटेक्ट में आने के बाद उनके बीच में एक मोशन बनना है जिसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं, तो उस मोशन को जो अपोज करेगा उसको बोलेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, दो सरफेस के बीच में लगती है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अकेले नहीं लग सकती, ठीक है, कोई अकेला सरफेस हो तो ऐसे ही लगेगी, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है फ्रिक्शन, ठीक है। कोई भी फोर्स अगर लग रही है उसके, तो उसके अपोज में वो काम करता है, ठीक है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय irregularities on the two surfaces in contact। दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में होती है, दो सरफेस कौन सी होती है बताओ? रफ होती है, स्मूथ होती है। स्मूथ में क्या होता है कि इरेगुलरिटीज जो होती है ना, इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज मतलब थोड़े टेढ़े मेढ़े से ऊबड़ खाबड़ चीजें, ठीक है, जो वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इरेगुलरिटीज वही सब होती है। रेगुलर रेगुलर वे में पैटर्न नहीं होता उसका, ठीक है। इरेगुलरिटीज होती है, वो बहुत कम होती है, माइन्यूट होती है, होती जरूर है लेकिन बहुत कम होती है। तो उसके लिए फ्रिक्शन इतना वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। इंटरलॉकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वहां फ्रिक्शन काम करे। लेकिन जो रफ सरफेस होता है, there are large number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved। रफ सरफेस में जो नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और यही रीजन है कि जो फ्रिक्शन रफ सरफेस का होता है वो एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे ये टेबल है, अब मैं टेबल पे बुक है, ठीक है, मैं इसको लेफ्ट से राइट स्लाइड करूं तो ये पूरी स्लाइड हो जाएगी और गिर भी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से स्लाइड करूं यहाँ तक, तो ये गिरेगी नहीं, यहाँ रुक जाएगी, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, इरेगुलरिटीज बहुत कम है, ना के बराबर, और यहाँ पे है, ठीक है, तो इसलिए वो रुक रही है। समझ गए? नेक्स्ट लाइन, इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सर्फेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। सिंपल सी बात है, अगर कोई दो सरफेस है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर वो बहुत ज्यादा प्रेस्ड होंगे, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर, हार्डर वे में, तो वहां पे फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है। सपोज कोई चटाई पे बैठा है, मैट पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको आप खींचो तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, वहां फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू कि मैट पे कोई ना बैठा हो, ठीक है। वहां इतना आपको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, 2 मिनट में खिंच जाएगी। तो जब कोई बैठा है उसके ऊपर और मैट भी अपना फ्रिक्शन लगा रहा है, इंसान भी लगा रहा है, तो फ्रिक्शन देख रहे हो ना, कोई दोनों एक दूसरे को प्रेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए फ्रिक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, और हमें और दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। अब द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में इतना समझ लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो चल नहीं रहा, ठीक है, वो रेस्ट में, और उसको अगर मूव कराना है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगी ना, वो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए? अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction।
मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, वो रेस्ट से चल दिया है, ऑलरेडी वो मोशन में है और वो चल ही रहा है, ठीक है, और सेम स्पीड है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन लगती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा दम लगेगा, कि जो ऑलरेडी मोशन में है उसको और मोशन में बनाने रखने के लिए ज्यादा दम लगेगा। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट में है नहीं, मोशन में नहीं है, तो अगर उसको कोई बहुत, सपोज एक बात हो, एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसको हमें खींचना है, अब चाहते हैं वो मोशन में आई है, सपोज कोई बहुत बड़ी बॉल है, बॉल बॉल समझ लो आप, ठीक है, उसको हम मोशन में लाना चाहते हैं, तो धक्का मारना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, या फिर उल्टा बोल दो आप, जैसे इसमें लिखा भी है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना वो ज्यादा लगता है, ज्यादा पावर चाहिए होती है, ज्यादा दम चाहिए होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इतनी दम नहीं चाहिए होती है। अब फ्रिक्शन में अगर बताओ फ्रिक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, सही बताऊं, हम गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे, ठीक है, हम लिख भी नहीं सकते, सोचो, लिख भी नहीं सकते हम, हमारे जो पेन वैन उड़ते उड़ते फिरेंगे, पता नहीं हम ढंग से लिख भी नहीं पाएंगे, ये हालत हो जाएगी, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। आपने किसी चीज को फेंका, वो रुकेगी ही नहीं जब तक कि उधर कोई ऑब्जेक्ट डाल नहीं दे, हम उसके अगेंस्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, तब तक वो रुकेगी नहीं। बहुत 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 बुरी स्थिति हो जाएगी, सच बता रहा हूँ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इवल टू, इट वियर आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स, सोल्स ऑफ द शूज। ये चीजें फट भी जाती हैं, देखो यार फ्रिक्शन से, ठीक है, कई बार तो फ्रिक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि ये चीजें फट भी जाती है, मेरे तो बहुत ऐसा नुकसान हुआ है, ठीक है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। हीट कैसे प्रोड्यूस करता है, आप अपने जो हाथ है ना, हाथ, उसको आप रब करो अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, रब करो बहुत देर तक, गर्मी महसूस होती है कि नहीं होती, उसके पीछे रीजन क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये जैसे ये मैच स्टिक है, ये लड़की माचिस जला रही है, तो इसकी जो टॉप लेयर है मैच स्टिक की और इसकी जो टॉप लेयर है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से रबिंग ही हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, वही आग जल रही है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट फ्रिक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड, ठीक है, ये बताओ यार, ये जूता ऐसा क्यों होता है यार, है सिंपल क्यों नहीं होता, ये टायर ऐसे क्यों है, अगर ये टायर सिंपल, मुझे पसंद नहीं आ रही, ऊबड़ खाबड़ से क्या बना हुआ है ये, भाई इसको सिंपल रखो ना, ये क्या है भाई, अगर ये नहीं होगा तो एक्सीडेंट बहुत हो जाएंगे, स्लिप कर जाएगी गाड़ी, स्किड कर जाएगी, सच बता रहा हूँ। बैटरी ग्रिप के लिए होते हैं, आपकी ग्रिप बनी रहे, ब्रेक लगाओ तो रख जाए, लग जाए, समझ लो, तो इसलिए ऐसी डिजाइन करे जाते हैं इन चीजों को, टायर्स को, कार्स के, ट्रक्स के, प्लेन नहीं हो सकते टायर्स कुछ भी करके, ठीक है। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ द अपोनेंट्स। कबड्डी प्लेयर्स आपने देखा होगा, आजकल चल भी रहा है प्रो कबड्डी लीग, कौन कौन देखता है मुझे बताओ, ठीक है। तो कबड्डी चल रही है बहुत जोरदार, है ना। और कबड्डी में क्या होता है, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, ठीक है, भागा दौड़ी बहुत रहती है, कसरत बहुत होती है, तो पसीने आते हैं हाथों में, और पसीने आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अपोनेंट्स जो होता है, उनके प्लेयर्स जो होते हैं दूसरी टीम में, वो निकलने लगते हैं, क्योंकि उसमें तो पकड़ने का गेम होता है ना भाई। तो कबड्डी वाले प्लेयर्स क्या करते हैं, हाथों में मिट्टी लगा लेते हैं, ताकि उनके जो हाथ हैं उसमें फ्रिक्शन बनी रहे, ग्रिप बनी रहे, ताकि कोई प्लेयर निकल के ना जाए। पसीने से तो भाई गीला गीला हो जाता है ना मामला, तो निकल जाता है आराम से, ठीक है। कई कई बार ऐसा होता है कि फ्रिक्शन अनडिजायरेबली होती है, ठीक है। अब जैसे और डिजायरेबल भी हो जाती है, जैसे एक बार होता है, ये गेट आपने देखा होगा कभी कभी, ऑयल आर poured on the hinge of the door moves smoothly। ये एडवांटेज है एक तरह से, आप ये बताओ, ठीक है, उसके फ्रिक्शन के। आपने देखा होगा कि जो डोर्स होते हैं, जो गेट्स होते हैं, बहुत कई बार बहुत अटक जाते हैं या खोलने में बहुत देर लगाते हैं, आवाज करते हैं, तो वहाँ पर ऑयल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। बाइसाइकिल्स में भी आपने देखा होगा ग्रीस वगैरह का यूज होता है, ठीक है, ताकि उसमें और स्मूथली चल सके, वहां पर फ्रिक्शन को कम करा जाता है, ठीक है। तो जो भी चीजें फ्रिक्शन को कम करती हैं उसको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं यार, बस छोटी छोटी डेफिनेशन सी, इनको याद करके चले आना, पूरे पेपर में 100 में 100 नंबर मारोगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। अब बात करते हैं व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यार ये बताओ रोलिंग फ्रिक्शन से क्या समझ में आ रहा है, मतलब रोल, ठीक है, कोई भी चीज जो रोल करे वहां पे अगर कोई फ्रिक्शन लगेगा,
तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। सपोज ये इसमें एग्जांपल दे रखा है बैक का, ठीक है, मैं इसमें से ये व्हील्स हटा दूं तो ये क्या रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा? नहीं, क्योंकि रोल ही नहीं कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है, तो इसके लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे व्हील है तो ये फिर रोलिंग फ्रिक्शन है। कोई भी चीज रोल कर रही है, रोल चीज कौन सी होती है? रोल कौन करता है? जो चीजें गोल होती है, अब वो बॉल हो, व्हील हो, कुछ भी हो, वो चीज रोल करेगी। ठीक है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेसिस्टेंट टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक बात बताओ, अगर इस बैग को आप स्लाइड करके जाओगे तो ज्यादा दम लगेगी, ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, पावर लगानी पड़ेगी, या आप इसको ऐसे रोल करके ले जाओगे तो ज्यादा आसानी रहेगी? मुझे बताओ। सिंपल सी बात है यार, ऐसे बैग को रोल करके ले जाएंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, खींचने में बहुत दम निकल जाएगी भाई। तो इसलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे कम होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से। मतलब सबसे कम कौन सा हो गया? रोलिंग फ्रिक्शन, फिर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि आखिरी टॉपिक पे आ गए। सोच रहे 10 मिनट, 10 मिनट से थोड़ा सा ऊपर हो गया यार, बस 1 मिनट और लगेगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, अब इस हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड में हवा भी आ जाती है। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन जो है ये ऐसा क्यों है? ये क्यों लगा दिए साइड में विंग्स? क्या जरूरत है भाई? ऐसे बढ़िया लग रहा है। ठीक है, ये लगाने की क्या जरूरत है? ये नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन बहुत लगेगी, और जितना एरोप्लेन या प्लेन फास्ट मूव करता है उतना फास्ट मूव नहीं कर सकता, क्योंकि एयर में भी फ्रिक्शन होती है, सेम वाटर में भी होती है। ठीक है, सेम इसकी यही विंग्स वाली, अगर ये विंग्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन बहुत लगेगा, जिससे उड़ नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है, उतना समझ लो। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शन, ठीक है, फ्लूइड से एग्जर्ट की जाती है उसको ड्रैग बोलते हैं। फ्लूइड्स में एयर भी आती है। ठीक है, ऐसा नहीं फ्लूइड मतलब पानी, नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है, पर इसमें एयर भी आ जाती है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड्स विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। मतलब ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है फ्लूइड्स की, वो किस पे डिपेंड करती है? तो स्पीड पे डिपेंड करती है, और किस पे करती है? शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करती है। ठीक है, देख रहे हो कहीं ना कहीं कि शेप पे डिपेंड कर रही है, स्पीड पे डिपेंड कर रही है। भाई इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना? तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया भैया समाप्त। बिल्कुल बड़ी आसानी से, बहुत ही इजी वे में मैंने बहुत मेन मेन चीज पढ़ा दी है मैंने। मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी पेपर बाहर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ भी नहीं जा सकता, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भैया एक टॉपिक रह गया, प्लीज आप देखिए एक बार, जो भी आपको लगे। ठीक है, आप मुझे बताइए, और मुझे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा, नंबर पूरे आने वाले हैं। सिर्फ 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ठीक है, पढ़ लिया हमने। तो इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखें, मौज मस्ती करते रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय।